कॉन्सेप्ट ऑफ यूज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम है ना, यूज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम, यूज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम। अब ये मैथ्स का टॉपिक होता है ना। देखो भाई, यूज ऑफ बाइनोमियल थ्योरम है ना यार। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है ना, एक लंबा सा एक्सप्रेशन होता है। मैं आपको बताऊं कि अगर कहीं पे लिखा हो 1 + x पावर n, ये पूरा 12th की मैथ्स में चैप्टर होता है ना, और इसका एक लंबा सा एक्सपेंशन होता है। मैं अभी आपको बता दूं, आपको उस एक्सपेंशन के सिर्फ दो टर्म से मतलब है, 1 + nx, ठीक है, प्लस n(-1/2x²) एंड सो ऑन, ऐसे कहानी चलती रहती है। उसके बाद क्या आता है अगले स्टेप में? अगले स्टेप में आता है n(-1), n-2/3x³ एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो होता क्या है यहां पे, अगर कहीं पे x वेरी स्मॉल हो, सॉरी जो हमारा n है, n कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। n क्या है? पावर। ये कुछ भी हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है और क्या हो सकता है? नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, और जो हमारा x है ना, x शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। हालांकि उसका मतलब नहीं है, x शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। कितना स्मॉल? मतलब लाइक x हमारा कितना है? 0.01 है, 0.02 है, ठीक है, अप टू 0.05, इवन लेस देन दिस। इससे कम है तब भी चलेगा काम। 0.05 तक अगर है तो होता क्या पता है यार? तुम बात बताओ, अगर मेरे पास 0.05 का मैं स्क्वायर मारूं तो कितना आएगा बताओ आप लोग? क्यों? अगर मैं 0.05 का स्क्वायर करूं तो 25 आएगा, और 1 2 3 4 के बाद डेसिमल लगेगा, ये वैल्यू आएगी। मैं इसका होल क्यूब मार दूँ तो क्या आएगा सोचो आप? मैं इसका होल क्यूब मारूंगा तो 125, और 6 के बाद लगेगा, क्या होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है ना। तो एक्सपेंशन में होता क्या है कि एक्सपेंशन में इफ x इज वेरी वेरी स्मॉल, लाइक 0.05, 0.02, 0.01, तो यू कैन इग्नोर दीज टर्म्स। मतलब इस पूरे को यू कैन इग्नोर। क्यों? अरे स्क्वायर बहुत छोटा हो गया ना यार। इस पूरे को यू कैन इग्नोर, वाई? x³ बहुत ही छोटा हो गया, तो हमारे काम के सिर्फ और सिर्फ कितने टर्म्स रह जाते हैं? 2 टर्म्स रह जाते हैं। अब ऐसा नहीं कि आपने nx को इग्नोर कर दिया तो 1 ही आ जाएगा, है ना। तो बाइनोमियल थ्योरम ये बताती है कि अगर कहीं पे 1 + x⁴n लिखा है ना, तो किसके इक्वल हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 1 + nx। एंड व्हाट आर टर्म्स एंड कंडीशंस? टर्म्स कंडीशंस क्या है? टर्म्स कंडीशंस ये कि x शुड बी वेरी वेरी लेस। हालांकि ऐसा कोई डिफाइन नहीं है, बट मैं नॉर्मली आपको बता दूं, अगर ये 0.5 या उससे कम है, सॉरी नॉट 0.5 तो बहुत बड़ा हो गया है, 0.05 से कम या उसके बराबर है, आराम से चलेगा। और व्हाट अबाउट n? n कुछ भी हो सकता है, कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, कोई भी वैल्यू सकती है, बड़ी हो सकती है, छोटी हो सकती है, n कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो ऐसे चमक बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। ये मतलब बाइनोमियल थ्योरम चलती रहेगी आपकी हर जगह। ठीक है, तो कहानी क्या है कि जैसे मैंने आपको कल टेस्ट में क्वेश्चन दिया था, उसमें था कितना था? 1.01 की पावर हाफ था। अब अगर मैं इसको कैलकुलेटर लेके करने बैठ जाऊँ तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि 1.01 का अंडर रूट निकालना, और मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर चाहिए, है ना। तो अगर कभी भी आपको ऐसा एक्सप्रेशन दिखता है कि 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू है, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू है, तो इसको यू कैन राइट क्या? 1 + 0.01 और इसकी पावर हाफ। क्लियर? और जो आप यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो बाइनोमियल थ्योरम क्या बोलती है कि 1 + x⁴n इज 1 + nx। तो क्या है बताइए? 1 + nx, राइट। कितना जाएगा? मुझे लग रहा है ये 1 प्लस इसका हाफ करोगे 1 का तो 0.005
एंड दिस इक्वल टू 1.005। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कई जगह यूज हो गया बाइनोमियल थ्योरम। अब देखो इसका मेन यूज कहां पे होता है समझो आप। जैसे या तुमने ऐसे क्वेश्चन पढ़े ना कि जैसे अर्थ की ग्रेविटी का फॉर्मूला होता है GME/r², या कोई फॉर्मूला देख लो। मालूम आ रहा है कूलॉम्स लॉ भी आप सब पढ़ के आए हो, है ना। कूलॉम्स लॉ क्या होता है? K(Q1Q2)/r² होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ऐसे आएगा कि मैंने r को 1% बढ़ा दिया या r को मैंने 1% कम कर दिया, तो फोर्स में क्या चेंज आएगा? तो देखो इससे बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से। अगर ये पे लिखा हो y इज x⁴n, ठीक है, कितना है? x⁴n, ठीक है, और मैंने x को बढ़ा दिया कुछ, लाइक x इज इंक्रीज्ड बाय लेट्स से 1%, ज्यादा नहीं, कितना? 1%, 2%, 3% तक कहानी चलेगी। ऐसे आपने फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे, अगर आपको रिकॉल करो तो कैसे क्वेश्चन आता है कि मैंने यार एक चीज को 1% बढ़ा दिया किसी फॉर्मूले में, तो ओवरऑल क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, कितना बढ़ाया मैंने? x इज इंक्रीज बाय 1%। तो देखो भाई अब इसमें होता है क्या यार कि 1 का, चलो x नहीं लिखते यार, इसको कुछ लिख लेते हैं, मैं x क्या लिखूं? परसेंटेज p लिख लेते हैं, ठीक है, बाय p%। क्लियर? तो अब आपसे पूछेगा व्हाट विल बी चेंज इन y, है ना। किसमें बढ़ाया मैंने p%? किसमें? x को ना बढ़ा के p% कर दिया, तो p बहुत ही छोटा है, ठीक है। तो ये बताओ जब x में आप p% बढ़ाओगे तो कितना होगा? सारे बच्चे बताइए x का p% कितना होगा? x इंटू p/100 कितना हो गया? x p/100, ठीक है। तो अब y की वैल्यू कितनी होगी बताइए आप मुझे। यार तुमने x को बढ़ा दे तो y भी तो बढ़ जाएगा, तो y कितना हो जाएगा? कितना? x प्लस एक्स पे 100 की पावर क्या? n हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यहां से x कॉमन लेते हैं अंदर से, तो अगर मैं अंदर से x कॉमन लूंगा तो क्या बनेगा? ये 1 प्लस p/100, इस पूरे की पावर क्या आएगी? n आएगी। ये बन गया x की पावर n बन गया, और ये क्या बन गया? 1 प्लस p/100 की पावर n, तो n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना बताइए? np/100। समझ आ रही बात? यू कैन राइट डायरेक्ट रिजल्ट, है ना, कोई इसे लिखने की जरूरत नहीं है ना। ये रिजल्ट आ गया। अब ये बताओ y में परसेंटेज चेंज कैसे निकालोगे? मान लो कोई क्वांटिटी पहले x थी, फिर वो y हो गई, तो आप परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हो? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल, राइट। तो फाइनल कितना है बताइए? कुछ सही बोला आपने, फाइनल कितना है? दिस इज 1 प्लस np/100, दिस इज फाइनल, माइनस इनिशियल कितना है? x⁴n अपॉन x⁴n, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे यार, और इंटू 100 से मल्टीप्लाई भी करिए, नोट डाउन दिस पॉइंट, तो यार ये np आ जाएगा। समझ गए? सॉल्व करना पूरे को, रिजल्ट याद कर लो। आपको पॉइंट्स पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तब भी चलेगा, ठीक है। तो मैंने आपको बाइनोमियल का एप्लीकेशन बता दिया कि अगर आपकी क्वांटिटी x की पावर n है, ठीक है, x को आप 1% या 2% इंक्रीज करते हो तो y आपका इतने % बढ़ जाएगा। क्या इसको सॉल्व करना है? np आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे एक्सप्रेशन लिखें, पावर इज I²RT, पावर नहीं, दिस इज हीट, है ना, हीट इज I²RT, ग्रेविटी इज GME/r² एंड काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv², ठीक है। आपको सीधे आंसर देना है, पेन नहीं चलाना आपको। अगर मैं करंट को 2% इंक्रीज कर दूं, कितने? तो व्हाट विल बी इंक्रीज इन हीट प्रोड्यूस्ड? 4%। पावर पहले आ जाएगी ना। अभी हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि
कि अगर कहीं पे y इज x पावर n है, मैं x को p% चेंज कर दूं तो जो y में चेंज होता है दैट इज np। पढ़ा हमने ना? अब ये फिजिक्स में हर चैप्टर में आएगा यार, मतलब इससे आप पीछे नहीं छोड़ सकते हो। दिस इज वेरी, मतलब बहुत छोटा सा पॉइंट है बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और देखा बच्चे साल भर स्ट्रगल करते रहते हैं, ठीक है। कितने परसेंट हो गया? 4। कैसे 4% हो गया यार? आई में 2% का चेंज है, पावर कितनी 2 है, तो 2 × 2 4, ठीक है। यार मैंने बोला कि मैंने ग्रेविटी को, अभी तो ध्यान देना, मैंने अर्थ की रेडियस को 1% बढ़ा दिया, ठीक है। 1% क्या कर दिया? बढ़ा दिया। बताओ ग्रेविटी में कितना चेंज आएगा? हाँ, कितना डिक्रीज होगा? ग्रेविटी में ये फॉर्मूला है, रेडियस को मैंने कितना बढ़ाया? 1% बढ़ाया, तो देखो क्या होगा। आप ऐसे लिखेंगे, तो सारे बच्चे देखिए पहले भाई प्लीज। आप लिखोगे डेल्टा जी बाई जी इंटू 100। ये मैंने आपसे पूछा है ना जी। और चेंज आया किसमें? ये सब तो कांस्टेंट है। आर की पावर कितनी है? 2 नहीं है। जब आप परसेंटेज चेंज लिखोगे तो उसको -2 लिखोगे, ध्यान रखना। ये एरर नहीं चल रही हमारी, नॉट एरर। यहां पे भी साइन पुट करोगे, क्लियर? ये एरर का कॉन्सेप्ट नहीं चला। एरर में क्या होता था? हम क्या करते थे? हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते थे। अभी एरर में बताया तो आपको बता दूंगा। यहां पे हमें क्या लेना होता है? विद साइन। अब मैंने इसको क्या कर दिया बताओ? कितना बढ़ा दिया? 1% बढ़ा दिया, तो -2 × 1 दिस इज -2%। क्या मतलब हुआ? कि 2% का डिक्रीज आ गया। अगर मैं इसको रिड्यूस कर देता, समझिए आप, इफ रेडियस डिक्रीजेस बाय 1%, इफ रेडियस डिक्रीजेस बाय 1%, तो हमारा क्या बनता बताइए? -2, और ये बेटा कितना था? -1, तो कितना हो जाता? वो तो मैं देख के पता चला यार। मैं रेडियस को कम करूंगा तो ग्रेविटी क्या होगी? बढ़ेगी। और मैं रेडियस को बढ़ाऊंगा तो ग्रेविटी क्या होगी? कम होगी। बस ये पावर आप पहले ले आओगे, जैसे काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² है, ठीक है। अब देखो भाई, किसी ने बोला कि वेलोसिटी को 3% बढ़ा दिया, बताओ कितना चेंज आएगा? 6, ठीक है। अब किसी ने बोला यार कि मैंने वेलोसिटी को 10% बढ़ा दिया, अब यहाँ नहीं, अब 10% बहुत ज़्यादा हो गया ना यार। 10% इज वेरी मच, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे फॉर्मूला नहीं चलेगा। फॉर्मूला कब तक चलता है ना पता है? अप टू 5%। कौन सा फॉर्मूला? जो हमारा परसेंटेज का फॉर्मूला 10। अब अगर 10% आ गया ना, तो नाउ यू हैव टू सॉल्व। क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर आप वेलोसिटी निकालोगे, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालोगे, इनिशियल निकालोगे। तो ऐसा नहीं कि आप बोल दो कि 20%। दिस इज रॉन्ग। वाई रॉन्ग? क्योंकि ये फॉर्मूला कब तक वैलिड होता है? अप टू 5%। तो यार इसको नोट कर लो छोटा छोटा शॉर्ट में आप सारी बातों को। दिस ऑल अबाउट बायनोमियल थ्योरम, ठीक है। ये लॉ में देखो होता क्या है, दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड, है ना, टू रिड्यूस क्या? कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। वैसे मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसको अलग तरीके से समझते हैं। आप लोग ये समझो कि जहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस होती हैं, है ना, उनको हम क्या करते हैं? लॉग की हेल्प से रिड्यूस कर सकते हैं। और खासकर जहाँ पे पावर्स हैं बहुत बड़ी, ठीक है। टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पावर, कहीं पे अगर पावर है तो, ठीक है। दो चार फॉर्मूले, ठीक है। इधर देखिए आप लोग, 10² कितना होता है? 100। 2³ कितना होता है? 8। 3⁴ कितना होता है? 81, है ना। और 10 की पावर -3 कितना होता है? कोई बताएगा मुझे? -0.001 ना यार। अरे 1/1000 हो गया, ठीक है। 5³ कितना होता है? 125, ठीक है। इन सबको लिखने का एक तरीका और है, ठीक है, जो आपको समझ में आ जाएगा। इसको बोलेंगे log 100 on base 10 is equal to 2।
ठीक है, क्या बोला, log 100 ऑन बेस 10 इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि भाई 10 की कितनी पावर बढ़ाएं कि 100 आ जाए। ऐसे याद रखो सीधे सीधे हिंदी में कि 10 की कितनी पावर बढ़ाएं कि क्या आ जाए, कितनी बार बढ़ाएं 2। अब लिखा होगा log 8 ऑन बेस 2, इसका मतलब 2 की कितनी पावर बढ़ाएं, कितनी बार बढ़ाएं 2 की 3। लिखा है log 81 ऑन बेस 3, 3 की कितनी पावर बढ़ाएं कि 81 आ जाए। समझ गए आप? तो 0.001 लिखा हुआ है, बेस कितना है 10, कितना हो जाएगा ये -3, समझे। log 125 ऑन बेस 5 कितना हो गया 3। इसको नोट करो, फिर मैं 8-10 वैल्यूज लिख रहा हूं और आपको बहुत जल्दी आंसर देने हैं। फर्स्ट नोट डाउन, मतलब नोट क्या करना, समझ लो पहले, समझ में आ गई ना बात, क्योंकि मैं आगे आपको 8-10 क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, आपको बहुत जल्दी आंसर देना है सबका। फिर आपको इनके आंसर लिखने हैं, इन सारे जितने लेफ्ट में और इन सब के आपको आंसर लिखना है। बस कॉपी में आंसर लिखते जल्दी जल्दी, बताइए क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। गलत लिख दिया मैंने, कुछ और लिखना था मुझे। तो 256 लिख दिया, बताओ। वन बाई 2 आएगा आंसर यार, क्यों? अब लॉग लिखने में गड़बड़ी मत करो यार। चलो भाई, सबसे पहले वाले का आपने आंसर सही बताया, सारे आंसर लिख लेते हैं। योगेश कितना है पहले वाले का बताओ? 3 आया। 3 की पावर 327 होता है, 5 की पावर 4625 होता है, 10 की पावर 0.01 है। तो अगर आप 10 की पावर -2 लिखोगे तो 0.01 आ जाएगा, है ना। 10 की पावर माइनस करोगे तो ये आ जाएगा। ये तो सबसे आसान था। 5 की पावर 1/4 है, तो ये तो सीधा दिख रहा है कितना हो गया इसका, है ना, कि 5 की कितनी पावर रेस करें कि 5 की पावर 1/4 आ जाए। अरे 1/4, यहां आप लोग थोड़ा अटक गए, है ना। तो 256 की कितनी पावर बढ़ाएं जिससे कि क्या आ जाए 16 आ जाए, ये क्वेश्चन तो है। तो देखो भाई, तो आपको पता होना चाहिए कि 256 का जो अंडर रूट होता है वो कितना होता है 16 होता है, ठीक है। तो 256 की पावर x को क्या लिख लें 16, समझ गए। और क्या पता करना है मुझे x पता करना है कि 256 की कितनी पावर करें कि 16 आ जाए। अब ऐसे क्वेश्चन हम 7th-8th क्लास में करते थे, है ना। आप 256 को क्या लिख सकते हो, इसमें 16 का स्क्वायर लिख सकते हो भाई, कि पावर x 16 हो गया। कितना आ गया बताओ, ये 60 पावर 2x आ गया, और इधर कितना है तो 2x कितना हो गया। वैसे इतना ताम जाम करना नहीं है हमें, क्यों नहीं करना है, हमें डायरेक्ट ही पता होना चाहिए यार कि 256 का अंडर रूट क्या होता है 16। और अंडर रूट का मतलब क्या होता है सबको पता ना, अंडर रूट का मतलब होता है पावर क्या करनी, हाफ करनी। जो x की पावर हाफ होती है इसी को तुम अंडर रूट लिखते हैं। तो आंसर क्या होगा बताइए यहाँ पे, 256 का अंडर रूट करोगे तो 16 आएगा। अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, दिस इज हाफ। अगला आपको दिख ही रहा होगा, कितना है नेक्स्ट वाले का, 4 की कितनी पावर रेस करें कि 256 आ जाए, दिस इज 4, है ना। 4 4 16 और 16 और 16 256, ठीक है। चलो अगला बताओ आप, ये हाँ वेरी गुड, 1/4 आएगा भाई। 25 की कितनी पावर रेस करें कितना आ जाए, अंडर रूट 5 आ जाए। तो तुमको पता है 25 का अंडर रूट मारोगे तो कितना आएगा 5, है ना। और एक बार अंडर रूट मारोगे तो अगर तुमने 25 का अंडर रूट मारा तो कितना आएगा बताओ, 5 आएगा। इसका एक बार और अंडर रूट ले लो, समझ गए। तो इसका मतलब 25 का तुमने एक बार अंडर रूट लिया, फिर एक बार अंडर रूट ले लिया, कितना हो गया बताओ 25 की पावर कितनी 1/4। बात समझ आ गई ना, कोई डाउट। 25 का एक बार रूट लिया कितना है 5, एक बार और रूट लिया तो कितना आ गया √5, ठीक है। चलो ये क्या है बताओ, 1/6 आएगा। अच्छा देख लेते हैं, देखो ये सारे बच्चे देखें, 27 की पावर x
इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं? आप दोनों साइड में हमें 3 लाना पड़ेगा तभी काम चलेगा। कितना है ये? 3 पावर 3 की पावर x इज इक्वल टू कितना? पावर के ऊपर पावर लगाते हो मल्टीप्लाई हो जाती है। ये एक पॉइंट बता दूं मैं, जैसा आप सबको पता होगा, ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करते हो, बट फिर भी कभी कभी ना मैंने मेडिकल के बच्चों को देखा ऐसी कभी कर देते हैं। आई होप कि आप सबको बात पता है कि x की पावर a इंटू एक्स की पावर b कितना होता है। मैं एक बार डायमेंशन बता चुका हूँ, है ना। कर देते हैं कुछ बच्चे गड़बड़ी, है ना। और अगर x की पावर a इस पूरे की पावर b है तो ये क्या हो जाता है? x की पावर a b, है ना। और अगर x की पावर a अपॉन x की पावर b है तो ये कितना होता है? a माइनस b। बात आप सबको पता होगी, लिखने की जरूरत नहीं है, बट इन केस आपको लगता है कोई इसमें से पॉइंट मिसिंग है, नहीं पता था आपको, इस पर ध्यान दीजिएगा। कितना हो गया बताइए? 3 बार कितना? 3x, और 3 बार कितना? हाफ। तो 3x कितना आ गया? हाफ आ गया। x की वैल्यू 1/6 आ गई, है ना। 27 का जो क्यूब रूट होता है वो 3 होता है ना। 27 का जो क्यूब रूट होता है, क्यूब रूट समझते हो ना, 3 बार मल्टीप्लाई करने का, तो क्यूब रूट कितना होता है? 27। और फिर उसका ये 27 का क्यूब रूट 3 होता है, फिर उसका अंडर रूट है, समझ गए। तो एक बार मैंने क्या लिया? क्यूब रूट लिया। क्यूब रूट मतलब 1/3। फिर उसका क्या कर दिया मैंने भाई? 27 का क्यूब रूट कितना होता है? 3 होता है। तो 27 पावर 1/3 करें तो 3 आ जाएगा। फिर अंडर रूट 3 था तो उसका मैंने फिर से रूट ले लिया। तो यार किसी क्वांटिटी का तुमने एक बार क्यूब रूट लिया, जो आया उसका फिर तुमने अंडर रूट मार दिया, कितना कर दिया टोटल? 1/6 कर दिया। क्लियर? ये लॉग की बेसिक कहानी हो गई, है ना। शीट दूंगा मैं, उसमें आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, बट प्रैक्टिस के लिए ठीक है ये। तो आपको लॉग समझ में आ गया कि हाउ टू राइट लॉग। इसके फॉर्मूले जिनको समझने की जरूरत नहीं है, आपको रटना है ना। समझ सकते हो बट इसका कोई आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है वो। और यूज होंगे भाई लॉग के फॉर्मूले, समझे। लॉग के फॉर्मूले आपके फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, तो आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते हो। उसके बिना काम चलने वाला है नहीं आपका, बिना लॉग के फॉर्मूले के, ठीक है। चलिए देखिए भाई लॉग के क्या क्या फॉर्मूले। मैं आपको सिर्फ वही लिखाऊंगा, वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ वही फॉर्मूले लिखाएंगे जो आपको कभी ना कभी हेल्प करेंगे। कोई भी एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं। तो मैं सोचना सर ने को, मैं वैसे भी फॉर्मूला एक्स्ट्रा नहीं लिखवाता हूँ, है ना। मैं वही फॉर्मूले लिखाता हूँ जितने काम के होते हैं, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं। तो इतना आपको मिनिमम करना ही पड़ेगा। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है? अच्छा, बेस कितना होता है यहाँ पे? बेस 10 होता है और कहीं पे एक्सपोनेंशियल होता है, ठीक है। एन लॉग एम पहला फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। ठीक है। इन 3 का यूज होगा, ठीक है। सबसे इसका यूज होगा और इसका एक फॉर्मूला एक्स्ट्रा है, वो आपको थोड़ा हेल्प कर सकता है ना। अगर यहीं पे लिखा हो, देखिए लॉग, ऐसे लिखा होगा। बेस कितना है यहाँ पे? ए की पावर एम बेस है। सब में बेस ऐसे ए ले लो, बेस सब में सेम है, कुछ भी हो सकता है, 10 में 10, सब में बेस आपका सेम है। तो इसमें जो बेस की पावर थी पहले आती है, ऐसे बता दो। आपको पता हो, नहीं पता तब भी आपका काम चल जाएगा, आप किसी ना किसी तरीके से निकाल सकते हो इसको। तो ये हमारा एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला है ना। ये सब सारे ऊपर के बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, जो कि इसको बंद कर दूंगा इधर। जो लाइट ऑन करना है, ये वाली साइड वाली, हाँ।
सबसे पहला पहला सबसे, हाँ उसको बंद करो, हाँ सबसे पहला स्विच, पहला पहला हाँ बस याद कर लो यार। अच्छा तुम इसको छोड़ दो यार, रहने दो, नहीं यूज़ तो हो जाता है ठीक है, बट उसके बिना भी आप कर सकते हो, छोड़ो बस ये लिख लो ठीक है। और दूसरा पॉइंट देखिए आप, अगर कहीं पे log x ऑन बेस a इज इक्वल टू y लिखा हो है ना, तो इसका मतलब तो आपको समझ में आ गया है। इसका क्या मतलब होता है, x की वैल्यू कितनी होगी, अरे बोलो भाई, अरे यही तो होगी यार, ये तो अभी तो करते हैं इतनी देर से, हाँ ये तो कर रहे थे अभी, है ना। कभी भी log लिखा होता है ना, और किसी को x पूछा था बच्चे अटक जाते हैं, सर x कैसे निकालें, x कैसे निकालें। ये सब रेडियो एक्टिविटी में समझे कॉन्सेप्ट यूज होंगे, और कहीं कहीं पे काइनेमेटिक्स वगैरह में कॉन्सेप्ट यूज होंगे। और डीके वगैरह निकालते थे ना, वहाँ पे फॉर्मूले लॉग की फॉर्म में आते थे। ठीक है, तो आप लोग एक एक्सपोनेंशियल वर्ड बहुत ज़्यादा देखते होगे ना फिजिक्स में, ई आता रहता है। वो कहाँ से आता है पता है, वो यहाँ से आता है कि जब आप कभी किसी फॉर्मूले को ड्राइव करते हो ना, इंटीग्रेशन करते हो बेसिकली, जैसे मैं 1/x को इंटीग्रेट कर दूँ है ना, तो उसका इंटीग्रेशन क्या आता है, log x आता है, सबने पढ़ा है ना। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। अब ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है कि जो log x आता है इस पे बेस e होता है। कितना बेस होता है e की वैल्यू लगभग कितनी होती है, 2.73 के आसपास होती है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है बुक्स में इसको नेचुरल लॉग भी बोलते हैं। किसको, भाई लॉग तो किसी भी नंबर पे किसी भी बेस पे हो सकता है, 10, 5, 1 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर वो बेस ई पे है तो दैट इज कॉल्ड नेचुरल लॉग। और आप देखेंगे सिर्फ ln लिखा होगा, ln x। तो कभी आपको ln x दिखेगा तो क्या समझोगे, लॉग है किस पे, इसका बेस ई है। ठीक है, तो जब भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आते हैं तो जब वहां पे लॉग हमारा जो निकल के आता है वो लॉग कौन सा होता है, वो एक्सपोनेंशियल वाला होता है। ठीक है, अब आपने बहुत से फॉर्मूले में ई की पावर भी देखा होगा, क्यों, अरे बहुत से फॉर्मूले में ई की पावर नहीं आ जाता यार। जैसे एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, उसमें ये फॉर्मूला देखा आपने रेडियो एक्टिव डिके में ना यार, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे ही आता है। ठीक है, और शायद आपको याद आ रहा हो, अभी जिन बच्चों ने कॉम्पिटिशन नहीं पढ़ा है और जिन्होंने पढ़ा उनको फॉर्मूला पता होगा कि एक फॉर्मूला होता है इस तरह का, पढ़ा है फॉर्मूला मतलब खैर छोड़ो, इसे बताऊंगा मैं आपको। मेरा पॉइंट ये है कि बहुत सारी जगहों पे एक्सपोनेंशियल आ जाता है। ठीक है, क्लियर। तो अब ये एक्सपोनेंशियल कहाँ से आता है देखो आप, जैसे कहीं पे लिखा हो, इधर देखिए सारे बच्चे, कि e पावर x कब आता है, देखो जैसे लिखा हो log x ऑन बेस e इज इक्वल टू y, ऐसे कोई लिखते हैं। ठीक है, और मुझे कहेगा x की वैल्यू बता दो, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, e पावर y। तो ये जितने फॉर्मूले होते हैं log से कन्वर्ट होते हैं। रेडियो एक्टिविटी में जब आप उसका फॉर्मूला ड्राइव करोगे ना, किसका, कि कोई नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे, कुछ समय के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए, पता नहीं कोई याद आ रहा नहीं याद आ रहा है, तो उसमें लॉग आता था, इंटीग्रेट मारते थे उसको, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। फिर लॉग से कन्वर्ट होकर किस में आता था, ई पावर में। तो यहाँ से आपके तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं वो ई की पावर में आ जाते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट में बता रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप अच्छा आप डायरेक्टली लिख लो, आपसे इतना कोई डिटेल में तो पूछेगा नहीं। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर कहीं पे कोई वैल्यू ई बेस पे लिखी है, ठीक है,
अब लॉग में होता है कि यार, लॉग में दो तरह की कैलकुलेशन होती है, एक ई बेस पे होती है और एक 10 बेस पे होती है, ठीक है। तो मुझे लगता है आप सारे बच्चों को याद होगा कि अगर मैं इसको 10 बेस पे लाऊं तो क्या करूंगा। नहीं याद आ रहा है? अरे रेडियो एक्टिविटी बोर्ड पढ़ा होगा, केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में रेट वगैरह की इक्वेशन पढ़ी होगी ना, ऐसा तो कुछ बनता था, K = 2.303/T log n नॉट बाई n या log a/a-x, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में पढ़ा होगा ना। तो ये जो 2.303 आता है ये कन्वर्जन फैक्टर होता है। तो ये क्या होता है, ये आपको बना देगा क्या, बेस 10। एक ये पॉइंट नोट कर लो, ठीक है। ये पॉइंट क्या बता रहा है कि मुझे ई बेस से 10 में कैसे कन्वर्ट करना है, तो उसको मुझे 2.303 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? तो बेस 10 बन जाएगा। कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। क्वेश्चन में हो सकता है ना गिवन हो, क्वेश्चन आपको वैसा मिल सकता है, नीट पे भी आ सकता है कि आपको उसकी वैल्यू गिवन नहीं होगी और आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि यू शुड नो। इसमें से दो वैल्यूज ही हैं बेसिकली, एक होती है log 2 ऑन बेस 10। क्या किसी को याद है? हाँ बोलो, हाँ अरे थोड़ा तेज बोलो यार। 0.3010, ठीक है, यूज होगा, ठीक है। और आपसे एक्सपेक्ट करते हैं आपको ये वैल्यू याद हो। और एक वैल्यू और है, कौन सी, log 3 ऑन बेस 10 0.4771। ये दो वैल्यूज नोट करिए, स्टैंडर्ड वैल्यूज। लॉग में अगर कोई मुझसे पूछता भाई ये वैल्यू मुझे बता दो ई बेस पे, हाँ मैं उल्टा बोल गया क्या पीछे? मैंने उसमें आपको कन्वर्जन फैक्टर में क्या लिखवाया था? मुझे अगर मैं उल्टा बोल गया, लॉग ई बेस पे हाँ अच्छा, उसको हम 2.3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो बेस ई आ जाएगा, ठीक है। अगर इसका बेस ई कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, हाँ मतलब अभी तो इसका बेस कितना था, 10 था। अगर ई कन्वर्ट करना हो तो मैं इसको नहीं यार, 10 वाले बेस को जब तुम 2.30 से मल्टीप्लाई करोगे तब वो आएगा ना ई बेस। देखो वही तो लिखा है ना, 10 बेस में कोई क्वांटिटी लिखी है, जब उसको तुम 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, तभी बेस है ना। आपने उल्टा बोल दिया, ठीक है। खैर कन्वर्ट नहीं करना है, समझ गए। इतने फॉर्मूले पास लॉग के हैं, इतनी अगर आपको बातें पता है तो आपका काम हो जाएगा, और कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको लॉग में, ठीक है। लॉग हो गया है हमारा, ठीक है, ये हो गया। और स्ट्रेट लाइन में आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। और लास्ट लाइन लिखिए, शायद मुझे लगता है लास्ट पॉइंट ही है, लिखिए एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग फंक्शंस। एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, भाई इसका भी बहुत यूज है, इसको हल्के में मत लेना कि मैं लास्ट में टॉपिक कराया तो ये कुछ ऐसे ही वही होगा, है ना। देखो फिजिक्स में नॉर्मली, है ना, जब कुछ चीज डिक्रीज होती है तो डिक्रीज होने के देखो फिजिक्स में 3 तरह के एक्सप्रेशंस आते हैं। सारे बच्चे इधर देखिए, कोई चीज ऐसे डिक्रीज हो रही है, मतलब वाई एक्स के साथ ऐसा डिक्रीज हो रहा है, इसको कैसा डिक्रीजिंग बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं लीनियरली डिक्रीजिंग। लीनियरली डिक्रीजिंग क्यों बोलते हैं? अरे भाई वो लाइन की तरह डिक्रीज हो रहा है ना, ऐसे। और जब कुछ लीनियरली डिक्रीजिंग होती है तो वो जीरो होगी फिर नेगेटिव होगी, ठीक है। कैसे पहचानोगे लीनियरली डिक्रीजिंग है? अगर कोई इक्वेशन ऐसे लिखी, कैसी है, आप x को बढ़ाते चले जाइए, आपका y कम होता चला जाएगा। तो अगर x का कोफिशिएंट क्या है, नेगेटिव है, तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियरली डिक्रीजिंग, और ऐसे कम होता है, ठीक है। इसके अलावा एक डिक्रीजिंग होता है हाइपरबोलिक डिक्रीजिंग, जैसे लिखा हो y = 1/x, ठीक है। इसकी खासियत क्या होती है बताओ? इसकी खासियत ये होती है
कि जब x बहुत कम होगा, मतलब x को बिल्कुल जीरो कर दो तो क्या होगा ये, तो यार ये इन्फाइनाइट पहुंच जाएगा, पता है। और x को बहुत बड़ा कर दो, इन्फाइनाइट कर दो तो जीरो। ये नेगेटिव कभी नहीं होता, समझ गए। तो क्या होता है, व्हेन x इज वेरी स्मॉल तो वैल्यू बहुत बड़ी होगी, और जैसा आप x को बढ़ाते होगे वैल्यू क्या होगी, कम होती जाएगी, लेकिन ये जीरो कभी पहुंचेगी, ये कभी भी लाइन इसको जाके टच नहीं करती। क्यों नहीं टच करेगी, क्योंकि ये कभी जीरो आएगा ही नहीं। जीरो कब आएगा भाई, जब x क्या होगा, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट कभी बनाओगे नहीं, ये होता है, ठीक है। तीसरा होता है एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, लीनियरली डिक्रीजिंग। ये जीरो आ जाता है, कभी जीरो नहीं आता है। अगर कोई चीज ऐसे लिखी हो ई वाई इज इक्वल टू क्या, ए ई पावर माइनस एक्स। अब सोचोगे फिजिक्स में कहाँ पे आएगा यार, फिजिक्स में 10 जगह पे आएगा, मैं एक लिख देता हूँ। n इज इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस लैम्डा टी। कुछ याद आ रहा है, एन नॉट क्या होते थे, जब डिके शुरू होता था उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते थे आफ्टर टाइम t, समझे। पता है आपको रेडियो एक्टिविटी खत्म नहीं होती है, सैंपल की रेडियो एक्टिविटी कभी भी खत्म नहीं होती, डिक्रीज होती रहती है। तो अगर फिजिक्स के किसी फॉर्मूले में a e की पावर माइनस एक्स आ गया और y एक्स का ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ ही इसी तरह चलेगा, किसकी तरह। लेकिन होगा क्या अगर मैं x को जीरो पुट कर दूं, तो यहां पे x को जीरो पुट कर दूं तो क्या आएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। यहां पे x को जीरो पुट कर दूं तो किसी की पावर 0 1 होती है। तो ऐसा नहीं कि इनफाइनाइट जाएगा, इट स्टार्ट्स विद सम वैल्यू। बोलो कहां से स्टार्ट करेगा, अगर x को जीरो पुट करूं तो e पावर 0 1 हो गया, तो y की वैल्यू कितनी a आ गई, तो ये a से स्टार्ट करेगा तो वो डिक्रीज होता रहेगा। और इसकी भी खासियत ये होती है कि ये भी कभी जाके इसको ग्राफ को टच नहीं करता है। तो कौन दो नहीं करते हैं, समझ गए ना। अब पता है आपको 10 जगह आएंगे सब फॉर्मूले यार। 1/x इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कभी जीरो नहीं होता है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग भी कभी जीरो नहीं होता है, इसलिए बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी कभी खत्म नहीं होती, ठीक है। और एक हमारी लीनियर डिक्रीजिंग है, नोट कर लिए। तो ग्राफ किसका है, ये ग्राफ है किसका भाई, a e पावर कितना माइनस एक्स, और यहाँ पे वैल्यू कितनी है इसकी, इसकी वैल्यू है यहाँ पे। अच्छा, ई पावर माइनस का ग्राफ मैंने आपको कैसे बताया, कैसा बनता है ई पावर माइनस का ग्राफ, क्यों भाई ऐसे बनता है ना। तो ये बताओ माइनस ई पावर माइनस का कैसा बनेगा, उल्टा हो जाएगा ना यार। क्यों भाई, जो वैल्यू पॉजिटिव थी वो क्या हो गई, नेगेटिव हो गई, तो इसकी वैल्यू नेगेटिव कर दो तो कैसा बनेगा ग्राफ, बताओ ये ऐसा बनेगा नहीं बन जाएगा। ग्राफ हो गया माइनस ई पावर माइनस एक्स, वैल्यू निगेटिव आ गई ना, आपने माइनस लगा दिया ना, तो जो वैल्यू पॉजिटिव वो क्या हो गई नेगेटिव, तो ग्राफ कहाँ पे आ जाएगा, जो ऊपर था वही वैल्यू नीचे आ गई, ठीक है। अगर मैं इसमें a ऐड कर दूं, मैं बोलूं आपसे यार अब ग्राफ बनाओ a माइनस ई पावर, तो ये क्या होगा, a ऐड हो जाएगा यार, समझे। अभी फालतू में नहीं बता रहा हूँ, ये फिजिक्स में फॉर्मूला भी बता रहा हूँ, है ना, आपको याद रहेगा तो उस समय आपको समझ में अच्छे से आएगा। a ऐड कर दिया तो ये a ऊपर चला जाएगा, समझे, समझ गए ना। मतलब y की वैल्यू ये हो गई तो इसको a ऊपर उठा देते हैं ना, समझ आ रही है आपको बात। ये कहाँ जा रहा था बताओ, ये कहाँ जा रहा था, ये 0 पे जा रहा था, पूरे ग्राफ में a ऐड कर दिया तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये a पे पहुँच जाएगा। ये कहाँ जा रहा था यार, अगर मैं x को 0 पुट करूं तो e की पावर 0 कितना होगा, 1 होगा ना। ये 1 पे था, बताओ ये कहाँ पे था, नहीं बेटा ये -1 पे ना, नीचे -1 पे आ गया ना। मैं पूरे में a ऐड कर दिया तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, ये पहुँच जाएगा a -1 पे, नहीं पहुँच जाएगा, a ऐड कर दिया ना इसमें यार। और जो ये 0 पे जा रहा था ये कहाँ पहुँच जाएगा, अरे 0 वाला कहाँ पहुँच जाएगा यार, ये a पे पहुँच जाएगा, समझे। अब क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, इधर देखो आप लोग, ये दो फॉर्मूले हैं, अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। ये कैपेसिटर में फॉर्मूला आएगा, समझे, और ये तुम्हारा फॉर्मूला आ जाएगा इंडक्टर में। योगेश कुछ याद आ रहा है, और रेडियोएक्टिविटी में फॉर्मूला होता था n नॉट 1 - लैम्डा टी। ये सब फिजिक्स में फॉर्मूले आएंगे,
समझे? तो ये कॉपी संभाल के रखना। इन सब फॉर्मूले में ऐसे ग्राफ बनेंगे हमारे। और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग याद आ रहा है? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग याद आ रहा है कि कोई किसी बॉडी को जब कूल करते थे तो उसका उसमें ऐसे ग्राफ बनता था। तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सपोनेंशियल वाले। तो फिजिक्स में मतलब 4-5 जगह तो याद आ रहे हैं जहाँ पे बनते थे। केमिकल काइनेटिक्स में भी रेट ऑफ रिएक्शन ग्राफ ऐसे बनता था, याद करो, विद कंसंट्रेशन। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी कंप्लीट होती है? क्यों? केमिकल काइनेटिक्स में जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है कभी कंप्लीट होती है? नहीं होती। क्या होता है उसका रेट? कम होता रहता है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और जो रेडियोएक्टिविटी होती है दोनों सेम होते हैं। किसी सब्सटेंस की रेडियोएक्टिविटी कभी कम नहीं होती है। ग्राफ ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। ग्राफ ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स। जो साइन एक्स का ग्राफ होता है ना, वो ऐसे बनता है, ऐसे। इसकी वैल्यू 1 कहाँ पे होती है? 90 पे 1 होती है ना। तो मैक्स वैल्यू 1 होती है, मिनिमम -1। ये एंगल 90 आता है, समझा आप? ये कितना आता है? 180। ये कितना होता है? 270। और ये 360। फिर ऐसे बढ़ता चला जाता है, ये 450, ये 540। समझ गए? कभी कभी बच्चों को वैल्यूज याद नहीं रहती हैं। साइन 180 खासकर आप लोग भूल जाते हो। बताओ साइन 180 कितना होगा? यहाँ पे देख के बताओ ग्राफ। 180 पे साइन की वैल्यू कितनी होती है? 0। ग्राफ यहाँ पर होते हैं ना 180 पे यार। साइन 270 कितना होता है? -1। 360 फिर से क्या हो गया? 0। समझे? तो साइन की मैक्स वैल्यू कितनी होती है? +1। और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है? -1 का ग्राफ चलता है। बहुत जगह यूज होगा यार, SHM में, वेव में, हर जगह चलेगा। ठीक है। और जो cos x का ग्राफ होता है, cos 0 कितना होता है? बोलो भाई। 1 होता है। तो ये बनता साइन के जैसा ही है। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू +1 होती है। किस पे? 0 पे। 90 पे कितनी वैल्यू बताओ? 90 डिग्री पे 0 जाता है। ठीक है। 180 पे कितना होगा? ये याद रखना है, तुम अक्सर वैल्यू याद बता नहीं पाते हो। cos 180 sin 180 है ना, तो ऐसा तो याद ही होनी चाहिए वैल्यू आपको। फिर ये 270 और फिर ये 360। समझ गए? ये हमारी वैल्यूज आ गई। ये कॉस का ग्राफ है, नोट करिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके बिना तो कहानी फिजिक्स में बढ़ती ही नहीं है। SHM, वेव, ऑल्टरनेटिंग करंट, है ना, ये सब साइन कॉस पे डिपेंडेंट होते हैं। तो साइन कॉस का ग्राफ आ गया। चलिए एक बात है, एक बार साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं दोबारा से। ये ग्राफ किसका था? ये ग्राफ है साइन एक्स का। ये एंगल कितना होता है यहाँ पे? ये 180। ठीक है। अब कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है कि हमें साइन एक्स का ग्राफ नहीं बनाना होता है, एक्स प्लस कोई एंगल दे देगा। देखो भाई सारे बच्चे इधर समझते रहो, इधर नोट बाद में करना है यार। योगेश इधर देखते रहो। किसने बोला यार x + 30 डिग्री का बनाओ? अब तो सर ऐसे क्वेश्चन कहाँ पे आते हैं यार? SHM में आते हैं, है ना। वहाँ पे फेज एंगल दिया होता है, उसका ग्राफ बनवा लेता है, आप लोग बता नहीं पाते हो। ठीक है। क्या लिखा है? sin x + 30। तो अगर आपको sin x का ग्राफ याद है तो आप x + 30 का ग्राफ बना लोगे। इसमें x को 0 पुट करो तो बताओ कितनी वैल्यू आ गई? sin 30 आ गई। मतलब x = 0 पे कौन सी वैल्यू आ रही है? जो 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू होती है। क्या बोला मैंने? x = 0 रखने पे वैल्यू कितनी आ रही है? जो साइन 30 की वैल्यू होती है। तो करते क्या बताएं? जो ग्राफ होता है, इसकी जो y एक्सिस है ना, इसको कहां पहुंचा देंगे बताओ?
इसको 30 पे पहुंचा देंगे, समझ गए ना आप? समझ गए क्यों 30 पहुंचा दिया? और यहां पे लिख देंगे x इज 0। ऐसा क्यों कर दिया कि भाई x को 0 पुट करने पे वैल्यू कितनी आ रही है? sin 30 आ रही है। तो लाइन 0 से पास की तो 30 पे रख दिया मैंने। अब ये ग्राफ कहां से बनेगा बताओ? ये ग्राफ यहां से बन जाएगा, समझ गया आप? अब इसको दो तरह से लिख सकते हो। कभी कभी बुक्स में पता क्या लिखा होता है कि हमने ग्राफ को 30 डिग्री पीछे खींच लिया, ओरिजिन वहीं रहा, समझे? मतलब ऐसे बोलते हैं लोग। लिखने का तरीका है कि ये साइन का ग्राफ है, ये क्या है बताओ? ये एक्सिस इक्वल टू 0 है ना? इस पूरे ग्राफ को पकड़ो, सोचो ये वायर है, ये क्या है? ये एक वायर है, वायर फ्रेम, समझे? और उसने कितना पीछे खींच लिया? 30 डिग्री पीछे खींच लिया। तो जो वैल्यू उसकी 30 पे थी वो कहाँ जाएगी बताओ? समझ पा रहे हो मेरी बात? ये वायर का फ्रेम है, मैं इसको अगर 30 डिग्री पीछे खींच लूँ तो यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी? 30 वाली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी ना। या उल्टा बोले तो क्या कह सकते हैं कि भाई पहले sin x का ग्राफ बनाओ और ओरिजिन को कितना आगे शिफ्ट कर दो? 30। बात वही, दोनों सेम बातें हैं, समझ पा रहे हैं आप? दोनों स्टेटमेंट हमारे क्या है? दे आर सेम स्टेटमेंट्स। तो याद रहेगा आपको कि x + 30 के ग्राफ में क्या करोगे? पहले किसका बनाओगे? पहले sin x का ग्राफ बनाओगे, फिर जो तुम्हारा ओरिजिन था उसको उठा के 30 डिग्री आगे रख दोगे। क्यों ऐसा करोगे? क्योंकि यार हमारी ओरिजिन पे वैल्यू कितनी आ रही है? sin 30 आ रही है। ठीक है? तो भी आप देखोगे नीट में भी ऐसे क्वेश्चन आए भी हैं, है ना, कि एक सिर्फ ये ग्राफ बना होता है, आपसे कहता है इसकी इक्वेशन बताओ, समझ गए? या इक्वेशन लिखी होती है, कहता है इसका ग्राफ बनाओ, SHM में। ठीक है? अच्छा मान लो यहाँ पे लिखा होता sin x - 30 तो इसका क्या मतलब था? 0 को वो वैल्यू आ रही है जो पहले -30 पे थी। तो मैं इसको 0 पर कर दूँ, कितना आ जाएगा? sin - 30 आ जाएगा ना। तो एक काम करेंगे, पहले sin x का ग्राफ बनाएंगे, समझ गए? बताओ sin x का ग्राफ बनाते हैं पहले, ऐसे बन गया। अब बताओ क्या करेंगे? जैसे पहले मैं ओरिजिन को कहाँ ले गया था? +30 पे ले गया था। इस बार ओरिजिन को कहाँ ले जाऊंगा मैं? -30 पे। तो अगर यहाँ पे -30 होगा, है ना, तो मैं इस ओरिजिन को यहाँ बना दूंगा, समझ गए आप? ये मेरा ग्राफ बन गया, समझ ना आप? किसका ग्राफ है ये? अब देखो समझने के बहुत तरीके हैं, मैंने बताया वो सबसे इजी तरीका है। क्या करो आप? पहले तो नॉर्मल ग्राफ बनाओ उसका, समझे? फिर अगर ये +30 है तो ओरिजिन को +30 पे रख दो, अगर -30 तो ओरिजिन को, और ये हमेशा वैलिड होगा। ऐसा नहीं कि इसी ग्राफ में चलेगा, कोई भी ग्राफ हो हमेशा उसको क्या करोगे? आगे पीछे करना पड़ेगा आपको। नोट कर लिए sin x - 30 cos x + 45 x + 90 और x - 30 के तीनों ग्राफ जल्दी से मुझे बना के दिखा दिए आप कैसे बनेंगे। पहले में क्या क्या आपने बताओ भाई? पहले में x + 45 था, देखें क्या बनाया आपने? cos का कौन सा ग्राफ है ये? ठीक है, नहीं यार गड़बड़ कर दी थोड़ी सी। देखो पहले कितना था? x + 45 था ना। तो यार ये एंगल कितना होता है? ये 0 होता है। और ये कितना होता है? 90 होता है। ये कितना होता है? 180 होता है। क्या करना है मुझे बताओ अभी? x + 45, तो ओरिजिन को मैं कितना आगे कर दूंगा? 45 आगे कर दूंगा। 45 के यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे बना देंगे ओरिजिन, समझ गया? तो ये हमारा ग्राफ, अब ये एंगल कितना होता है बताओ? तो ये हमारा ग्राफ बन जाएगा किसका? cos x + 45 का। समझ में आ रही है आपको बात? और ओरिजिन कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा। अब ग्राफ की शुरुआत कितनी है बता सकते हो आप? cos 45 कितना होता है? 1/√2। तो ग्राफ की शुरुआत कहाँ से होगी? कि x को 0 पुट करने पे cos 45 आएगा, जिसकी वैल्यू ये बनेगा cos + 45। तो सही करिए भाई, जिसका इसका गलत बनाओ। चलो अगला है cos x + 90। इसका ग्राफ कैसे बनेगा बताइए? पहले cos x का ग्राफ बनाएंगे आप, क्यों भाई? किसका ग्राफ है? cos x का। यहाँ पे कितना है? और मुझे बनाना है x + 90 का। तो मैं ओरिजिन को क्या करूँगा? 90 आगे कर दूंगा उठा के। तुम्हारा ओरिजिन कहाँ पहुँच जाएगा? यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये ग्राफ किसका बन गया बताइए? ये ग्राफ बन गया cos x + 90 का। आगे बात में। और लास्ट वाला कितना था बताइए? cos x - 30 है ना।
तो cos x माइनस 30 में क्या होगा? अगर हमें cos x माइनस 30 का ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनेगा और cos का ग्राफ बनेगा ऐसे, पूरा इधर भी बना लो, बिल्कुल सिमेट्रिक होता है ग्राफ ऐसे, समझे? और इस बार माइनस 30 क्या है, तो माइनस ये 90 है तो माइनस 30 कहीं यहाँ आएगा ना, तो ओरिजिन को हम पीछे कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है? और ये ग्राफ हमारा यहाँ से बन जाएगा पूरा ग्राफ, इस वाले एक्सिस को मिटा देंगे तो ये ग्राफ बन गया किसका? cos x माइनस 30 का। आगे बात समझे? नोट कर लिए। नेक्स्ट देखिए पॉइंट, अगर वो मुझसे कहता है कि sin 2x का ग्राफ बना दो cos 3x का, इसकी भी हमें जरूरत पड़ेगी कहीं पे, ठीक है? सब ऐसे चल में भी जरूरत पड़ने वाली है और बीच बीच में कहीं पे आपको काइनेमेटिक्स में एक आध क्वेश्चन ऐसा सकते हैं। sin 2x का ग्राफ कैसा बनेगा बताओ यार? देखो यार, पहले sin x का ग्राफ बनाते हैं, देखिए कुछ करना नहीं है। ये कौन सा ग्राफ है बताइए आपको? ये sin x का ग्राफ है, ये एंगल कितना है बताइए? ये 180, ये 270 और ये 60, वैल्यू कितनी ऊपर? +1 और नीचे कितनी वैल्यू है? -1, ठीक है? अब ये sin 2x का बनाना है, ठीक है? तो ये बताओ sin 2x की वैल्यू 1 कब आएगी? sin की वैल्यू 1 कब आती है? 90 डिग्री पे आती है ना? 45 पे आएगी, समझ गए आप? अरे sin x की मैक्स वैल्यू कहाँ पे होती है? When x is 90 you get sin 90 is 1। अभी क्या है? 2x, तो 2x 90 कब बनेगा भाई? 2x अगर sin 2x हो तो ये 1 कब आएगा बताओ? जब 2x कितना हो? 90 हो, तो x कितना हो? 45, समझ गए? हाँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? सारी वैल्यूज हाफ हो जाएंगी, नहीं जहां पे 90 था यहाँ कितना हो जाएगा? ये क्लियर पॉइंट? सारे एंगल्स क्या कर दोगे? हाफ कर दोगे। अब कोई कहता है cos 3x का ग्राफ बनाओ, इधर देख लो पहले, बाद में नोट करना। तो पहले बताइए आप cos x का ग्राफ कैसे बनता है? सबको पता है cos का ग्राफ ऐसे बनता है ना? ये कितना होता है? 90, ये 180 है और ये 360। अब बोला कि cos 3x का ग्राफ बना दो, तो क्या होगा बताओ? ये बताओ यार, इसमें क्या हो जाएगा? अरे हर जगह वैल्यू क्या होगी? अच्छा बताओ, cos 90 0 होता है ना? cos 90 0 होता नहीं होता है? तो अब बताओ इसको 90 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? x को 30 पुट करना पड़ेगा। सीधी बात ये होती है कि जितना यहाँ कोफिशिएंट होता है, समझे, सारे एंगल उसी नंबर से डिवाइड हो जाता है। रीजन आपको समझ में आ गया कि sin 2x 1 तब आएगा जब हमारा 2x 90 होगा, और 2x को 90 करने के लिए आपको x को क्या करना पड़ेगा? 90/2 करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली तो इधर देखो, ये cos 3x था, ये cos x का ग्राफ था। योगेश बताओ यहाँ कितना एंगल आएगा? 90/3 आ जाएगा यार, यहाँ 180/3, यहाँ पे बात समझ गए? क्लियर? तो जितना कोफिशिएंट होता है उससे हम नीचे क्या करते हैं? सारे एंगल्स पे डिवाइड कर देते हैं। नोट कर ली भाई इसको। अच्छा एक चीज और सुन लो भाई, सुनते हो? एसएचएम में तो क्वेश्चन बनते हैं इसके। तो कहता है कि sin 2x का पीरियड कितना होगा? पीरियड मतलब जितने बार वो रिपीट कर रहा है अपने आप को। तो बताओ sin x अपने आप को कितने समय बाद रिपीट कर रहा है? 360 के बाद। तो sin x होता है वो ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर यहाँ से दोबारा नया शुरू हो जाता ना। और sin 2x अपने को कितने बाद रिपीट कर रहा है? 180 के बाद, समझे? तो जितने से तुम इसको मल्टीप्लाई करते हो, समझे, उसका पीरियड उतना ही क्या होता है, समझ गया ना? sin x का पीरियड कितना है बताओ? सारे बच्चे बताएं sin x का पीरियड कितना है? 2 पाई है। 360 के बाद तो अपने आप को रिपीट करेगा। तो अगर कहीं लिखा हो sin 2x तो पीरियड कितना होगा? जो काम पहले 360 पे हो रहा था वो किस पे हो जाएगा? 180 पे हो जाएगा। तो सिमिलरली अगर कहीं लिखा हो sin nx, इसका टाइम पीरियड कितना है बताओ? लिख लेना छोटा सा पॉइंट ऐसे हेडिंग डाल के, टाइम पीरियड। और ये सब बना लो अपने हिसाब से, लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।